हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है सेशन के बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 वो करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है वो हमारी जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होता है जो हमारा उससे रिलेटेड है। जो ग्राफिकली है वो रिप्रेजेंटेशन ही करनी है हमें सिर्फ, इसमें जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा वो हम एक्सरसाइज हमारी 3.2 है उसमें करेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें पहले कल भी बोला था कि क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन मिलेंगी और वो दो चीजें कुछ भी हो, आपने क्या सोचना है कि एक हमारा एक्स है और एक हमारा वाई है। तो जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। तो दो चीजें, जैसा कि सबसे पहले वो दो चीजें ढूंढनी है, वो पहले ही लाइन में हमें गिवन है, तो वो हमारे पहले ही हमारी गिवन है। तो इसमें क्या है, आफ्ताब है और उसकी डॉटर है। तो और क्या कहता है कि आगे वो आई वॉज 7 years ago, कि 7 साल पहले। तो इसमें 7 साल पहले की बात है। आई वॉज 7 times as old you were then, कि मैं तब तुमसे 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो इसमें एज की बात हो रही है। और उसके बाद आल्सो 3 years from now, और कहता है कि 3 साल बाद नाउ आई शैल बी 3 times, कि 3 साल बाद मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा एज यू विल बी, जितना तुम 3 साल बाद होगी। तो रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो जो हमारी ये सिचुएशन है क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है जो डाटा का। तो सबसे पहले जिसका भी रिप्रेजेंटेशन करना है, जो भी गिवन है वो हमें लेट करना पड़ेगा। और लेट क्या करेंगे हम, एक्स और वाई। तो एक आफ्ताब है और एक डॉटर है और एज की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट, ये मार्कर नहीं चल रहा, हम चेंज कर लेते हैं। लेट जो प्रेजेंट एज, हम हमेशा जो एज है उसको लेट करेंगे, वो हमारी प्रेजेंट एज होगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, सर मार्कर देना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, तो जो आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट एज हम क्या मानेंगे, एक्स ईयर्स। और उसके बाद जो सेकंड था उसकी डॉटर थी। उसके बाद लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, जो उसकी डॉटर है उसकी भी हम क्या लेट करेंगे, जो प्रेजेंट एज होगी उसको ही हम लेट करेंगे। तो वो क्या मान लेंगे हम, वाई ईयर्स। तो क्वेश्चन में दो चीजें हमें गिवन थी, आफ्ताब और उसकी डॉटर। तो आफ्ताब है जो उसकी प्रेजेंट एज क्या मानी, एक्स ईयर्स, और जो उसकी डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज क्या मानी, वाई ईयर्स। अब चलेंगे हम लेट करने के बाद हमारा जो होगा वो होगा हमारा सेकंड काम। सबसे पहले लेट करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, उसके बाद क्या करेंगे हम, लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे हम 2 वेरिएबल्स पे। और जैसा कि मैंने कल इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि जो एक हमारा बड़ा होगा एक हमारा छोटा होगा। अगर ऐड करेंगे तो बड़े में करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटे में से करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा जो छोटा होगा उस साइड करेंगे और जो बड़ा होगा उस साइड क्या होगी, डिवाइड। ये 4 बातें थी कल इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने की थी, हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन को करते हैं। तो पहली बात क्या है, क्या कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले। अगर मैं कहूं कि आज मेरी उम्र 30 years है, आज मेरी उम्र 30 years है, मैं एज एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 30 तो नहीं है, तो मेरी उम्र 7 साल पहले क्या थी, तो क्या थी मेरी 23। तो 23 थी। अगर मैथमेटिकली मैंने इसको इक्वल करना तो मैं क्या करूंगा, यहां से 7 लेस करूंगा, क्योंकि 7 years ago की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है। तो अभी ये क्या होगी, हमारी मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट हमारी इक्वल होगी। सिमिलरली अगर आफ्ताब की एज है जो वो आज एक्स ईयर्स है, क्या है, एक्स ईयर्स आज है, तो 7 साल पहले उसकी आयु क्या होगी। जैसे 30 थी तो 7 हमने लेस किया, तो उसी प्रकार अगर आज इसकी उम्र है जो वो एक्स ईयर्स है, तो 7 साल पहले क्या होगी, 7 कम होगी। और सिमिलरली बात करेंगे उसकी डॉटर की, उसकी डॉटर की आज आयु कितनी है, वाई। 7 साल पहले कितनी थी, वाई -7। तो अब सोचे क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, अभी तक ये स्टेटमेंट है जो हमारी ये इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है। तो वो इक्वल कैसे होगी, और भी इसमें बोला है कि आई वॉज 7 times as old you were then,
तो जब मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था जितनी तुम जब थी, तो जो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स क्या होता है हमारा, 7 टाइम्स क्या होगा हमारा, जो 7 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, जो उसकी आयु होगी। मान लिया जो अमिताभ की आयु मान लिया 21 ईयर्स है, और उसकी लड़की की आयु क्या होगी 3 साल, क्योंकि वो क्या कितने गुना बड़ा उसे 7 टाइम्स बड़ा है। तो क्या होगा अगर हम मैथमेटिकली इसको इक्वल करें, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। अगर उसकी आज के टाइम में उसकी आयु 3 वर्ष है तो 7 टाइम्स कितना होगा 21, तभी तो इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार आज के टाइम ये आयु किसकी है, 7 साल पहले ये आयु किसकी है, अमिताभ की, और ये आयु किसकी है, उसकी डॉटर की, ये फादर हो गया उसका। तो जो 7 टाइम्स बड़ा था, तो जो बड़ा था अगर हमें उसको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा छोटा है, छोटा हमारा ये होगा, क्योंकि डॉटर की आयु जो हमारी राइट हैंड साइड है उस साइड हमने लिखी है, तो क्या होगा हमारा ये 7 टाइम्स इसके मल्टीप्लाई में होगा। अगर हम इस साइड करें, ये बड़ा है, बड़े की साइड करें तो डिवाइड होगा, छोटे की साइड करें तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमने छोटे की साइड किया है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ तक। लेकिन अभी तक इक्वेशन हमने नहीं बनाई है, इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले इसके। तो x - 7 एज इट इज, उसके बाद 7 इंटू वाई, और 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ब्रैकेट्स है। तो 7 इंटू 7 क्या होगा हमारा 49। उसके बाद हम इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे, तो x हमारा एज इट इज, 7 भी हमारा एज इट इज, जो 7y है इस साइड प्लस का, इस साइड आगे माइनस का होगा। उसके बाद जो 49 है इस साइड माइनस का है, इस साइड आगे प्लस का होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 0। उसके बाद अब हम देखेंगे, आपको जो 8th क्लास है वहां पे हमारा एक टॉपिक होता है लाइक एंड अनलाइक टर्म, जो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जो लाइक टर्म होती है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और ऐड हो सकती है। अनलाइक टर्म कभी भी सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकती। लाइक टर्म क्या होती है, जिसमें वेरिएबल भी सेम हो, उसकी डिग्री भी सेम हो। कोफिशिएंट डज नॉट मैटर, उसका कोफिशिएंट है वो मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सी लाइक टर्म है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये तो लाइक टर्म है नहीं। ये भी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, और ये भी क्या हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये दोनों क्या है हमारी लाइक टर्म है। तो जो लाइक टर्म है वो ऐड भी होती है और वो सब्ट्रैक्ट भी होती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें 49 में से हम 7 लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 42। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा x - 7y, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी पहली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो। तो सेकंड इक्वेशन हमारी देखते हैं हम कहाँ पे है। जो इसमें क्या कहता है कि पहली इक्वेशन हमारा यहाँ पर काम है जो कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या कहता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू आर, क्योंकि मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो अगर हम बात करें 3 years की, तो मान लिया जो अमिताभ है वो आज हमारा अमिताभ की आयु कितनी है x years, ये क्या थी हमारी बिफोर 7 years जब हम इसकी बात कर रहे थे, और ये क्या होगा हमारा आफ्टर 7 years, आफ्टर 3 years, या जैसा क्वेश्चन में मेंशन है 3 years फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद क्या होगा, अगर उसकी आयु जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था कि मान लिया आज मेरी आयु 30 है, तो 3 साल बाद कितनी होगी 38 होगी, 33 हो जाऊंगा मैं। लेकिन अगर हम बात करें अमिताभ की, अमिताभ आज कितनी आयु का है, आज उसकी आयु x years है, और 3 साल बाद कितने का होगा वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली जो उसकी पुत्री है, जो उसकी डॉटर है, वो क्या है, वो भी कितनी आयु की है आज y की तो 3 किस टाइम किस साइड मल्टीप्लाई था वो, उसका आंसर हमारा ये होगा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्या बचता है हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो अलजेब्रिकली है वो रिप्रेजेंटेशन वो समझ में आया होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें इक्वेशन बनानी है।
इक्वेशन बनाते ही हमारा जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे दोनों के लिए, इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए भी, क्योंकि जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट वी कैन रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। जो डाटा होता है हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने टेबल क्रिएट करनी होगी, टेबल बनानी होगी। तो यहां पे क्या है कि हमारी टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए भी टेबल बनेगी और जो टेबल है वो इक्वेशन 2 के लिए भी बनेगी। टेबल फॉर इक्वेशन 2 वो कैसे बनाएंगे, हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कितने कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम आपकी मर्जी, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट हमें एक लाइन है वो दे सकते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो हमें लाइन दे सकते हैं, तो लाइन कैसे देंगे, और जो लाइन होती है उसकी क्या होती है हमारी, वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि उन पॉइंटों के बीच में हमारा सॉल्यूशन होगा, उन पॉइंटों से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं, हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके बाद हम सीधा टेबल बनाएंगे। जो हमारे आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये चीज नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना इस चीज को। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। यहां पर हम वैल्यूज पुट करनी होती है। इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो 42 है वो इस साइड लिया है। ये हमने क्या किया था, ये तो हमने एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इसको रखा था। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, और वैल्यूज आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होंगी कि आप कैसे रखेंगे। तो आप कैसे रखेंगे, अब ऐसी वैल्यूज रखना कि ये जो टोटली हमारा जो बचे वो टोटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सबसे पहले जो ज्यादातर स्टूडेंट्स रखते हैं वो क्या होती है, 0। तो अगर हम पुट करें x की जगह पे 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पर 0 रखें, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं क्या आ जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0, इसके बाद माइनस के 7y एज इट इज इक्वल टू माइनस के 12। तो 42 है ये, तो जीरोज की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हम यहाँ पर रखने का कोई फायदा नहीं। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो y इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7 क्या आएगा हमारा यहाँ पे 6 आएगा। तो एक जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया। x की जगह पर हमने क्या रखा 0, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6। तो जो पहला सॉल्यूशन है x की जगह पे क्या रखा 0, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6। उसके बाद देखते हैं आगे सेकंड सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम सबसे पहले तो x की जगह पर 0 रखेंगे, उसके बाद आप कोशिश करना कि y की जगह हम क्या रखें 0। अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो ये पोर्शन हमारा खत्म होगा। तो x की वैल्यू क्या बचेगी माइनस के 42, और जो माइनस के 42 है वो हमारा ग्राफ में अगर हम दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा नीचे आएगा। अगर आप रखेंगे तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि गलत होने की तो इसमें कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। लेकिन आप वैल्यूज ऐसी रखना कि जैसे यहाँ पे 0 यहाँ पे 6, ताकि ग्राफिकली हमारा जब हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हमारा कम जगह पे आए, या ग्राफ जो हमारा छोटा हो और अच्छी तरह से बने। तो कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे हम जो इसके आसपास हो। मान लिया y की जगह पर हम 5 रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस के 35, और माइनस के 35 वहां पे जाके क्या होगा प्लस में, तो क्या आएगा हमारा माइनस के 7। तो हम रख सकते हैं। लेकिन मान लिया 6 रखते हैं, y की वैल्यू हम क्या रखते हैं 6 तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू 6 हमारे पास है, और अगर हम y की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या आएगा 0। तो 6 का तो फायदा ही नहीं, ये कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है। 5 रखेंगे तो माइनस में आएगा, रख सकते हो आप, माइनस में भी लेके जा सकते हो, लेकिन हम वैल्यू जैसी रखेंगे जो हमारा ग्राफ है वो, जो जैसा कि हम कल हमने क्वाड्रेंट की बात की थी, जो सिर्फ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा जो ग्राफ है वो रहे। अगर हम यहाँ पे रखें y की वैल्यू 7, y की वैल्यू हम क्या रखें 7 रख ही देते हैं चलो। तो x पुट y इज इक्वल टू 7 रखेंगे हम।
तो x हमारा एज इट इज, उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, उसके बाद क्या हमारा 7। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे 7। तो इज इक्वल टू माइनस के 42। तो ये क्या आएगा हमारा 7 इंटू 7 19 इज इक्वल टू माइनस का 42। इसके बाद x इज इट एज इट इज 42 माइनस का, और जो 49 है इस साइड आके क्या होगा हमारा प्लस का होगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 7 पॉजिटिव। तो y की जगह पे हमने क्या रखा 7 और x की वैल्यू भी क्या आई 7। तो जो सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, अब शीशा भी हमारा 7 और कोऑर्डिनेट भी हमारा 7। इसके बाद जो हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के लिए हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन थी सेकंड, उसके लिए टेबल। अब पजल मत होना, क्योंकि मैं बार बार इरेज कर रहा हूं, तो हमारे पास स्पेस कम है, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए। और शायद मैंने जल्दी जल्दी में जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको भी इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया, उसको हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो सेकंड इक्वेशन में क्या बोला था इसने कि 3 साल बाद क्या था हमारा x की आयु x प्लस 3 और y की वैल्यू भी y प्लस 3, क्योंकि दोनों 3 साल क्या होंगे, बड़े होंगे, और वो कितने टाइम्स रह जाएगा 3 टाइम्स। और जो 3 टाइम्स था वो हमने किस साइड ऐड किया था, वो जो छोटा है उस साइड हमने ऐड नहीं मल्टीप्लाई किया था। तो हमारा x प्लस 3 एज इट इज, उसके बाद ये क्या था हमारा 3y प्लस 9। ये मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि जो जल्दी जल्दी में हम जब इरेज कर रहे थे तो जो इक्वेशन हमारी थी सेकंड वो इरेज हो गई। x प्लस 3 एज इट इज, इसके बाद माइनस का 3y और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, जो ये है वो x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएट करेंगे ताकि हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके। तो इसकी टेबल देखते हैं हम। ये कि इक्वेशन हमारी, अगर हम 6 को इस साइड लेके आए तो क्या होगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम जल्दी जल्दी पुट करते हैं। इसमें हमने बार बार पुट करके देखा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ठीक होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा, x की जगह पे क्या रखें हम 0। सबसे पहले तो आप 0 ही पुट करके देखना प्रत्येक क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और जो माइनस के 3 है वो साइड जाके डिवाइड में होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 2। तो x की जगह पे 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई हमारी माइनस के 2। उसके बाद हम देखते हैं और वैल्यूज। अगर हम y की जगह 0 पुट करें, y की जगह क्या पुट करें 0, तो ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या होगा खत्म, और x की वैल्यू क्या बचेगी हमारी 6। y की जगह 0 पुट किया और x की वैल्यू क्या बची हमारे पास 6। अब ये वैल्यू है जो हमारी थर्ड कोऑर्डिनेट में चली जाएगी, तो सभी बनाएंगे हम, कोई जरूरी नहीं है माइनस में जाए तो जाने दो, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखना। तो अब हमारे पास इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ तो वो किस चीज की होगी हमारी टेबल की। लेकिन जो इसकी इक्वेशन है वो नीचे लिख लेते हैं x माइनस 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। जो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम सिर्फ पहले क्वेश्चन का करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन उसका आप खुद करेंगे। सिर्फ हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो टेबल तक ही करेंगे। तो आगे जो भी हमारा क्वेश्चन में है वो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सिर्फ इजी बात है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन में शायद कुछ बचता ही नहीं। तो सबसे पहले जो हमारी वर्टिकल लाइन होती थी, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्या नाम था इस लाइन का, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। जो ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और जो नीचे होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। और जो हॉरिजेंटल हमारी लाइन थी वो क्या थी हमारी एक्स एक्सिस, और ये माइनस का एक्स एक्सिस। उसके बाद हमारा जो ओरिजिन था हमारा, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 0 0। यहाँ पे क्या होते हैं वाई भी 0 और एक्स भी 0। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2, फिर 3, फिर 4। जो आप ये रखेंगे ना, जो 1 2 3 4 कोई ज़रूरी नहीं है, आप 2 4 6 8 इस तरह भी रख सकते हैं,
आप 3, 6, 9, 12 इस तरह भी रख सकते हैं, आप 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे भी रख सकते हैं। वो आपका डिपेंड करेगा आपकी टेबल पर कि जो आपकी टेबल है उसमें किस तरह की वैल्यू आई है। अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। मान लिया यहाँ पे 30 होता, यहाँ पे 32 होता, तो आप जो 10-10 का गैप देते, सबसे पहले 10 लिखते, उसके बाद आप क्या करते 20 लिखते, फिर 30, फिर 40। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल 7 से ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू है ही नहीं। तो जो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, उसको 7 तक लेके जाएंगे। 3 फिर क्या आएगा हमारा 5, फिर आएगा हमारा 6, फिर आएगा हमारा 7। इसके बाद यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7। जब भी आप इसको कॉपी में बनाए या ग्राफिकली बनाए, अगर ग्राफ होगा आपके पास तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें जो इनका इंटरवल होगा वो सेम होगा। लेकिन जब आप कॉपी में बनाए या पेज पे या किसी प्लेन जगह पे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आप ये इंटरवल रखेंगे, जो ये गैप रखेंगे, वो आपका सेम होना चाहिए। क्योंकि सेम होगा तभी आपको जो आपका ग्राफ है वो एक राइट आंसर देगा। क्योंकि थोड़ी बहुत गड़बड़ भी जो हमारा आंसर होगा उसमें फर्क डाल सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपने कि जो ये इंटरवल है, दोनों का जो गैप है वो क्या हो हमारा, वो सही हो, वो बराबर हो, वो इक्वल हो। और इस साइड हमारा क्या होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पे भी सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो 7 से बड़ी हमारे पास कोई डिजिट नहीं थी, तो सिर्फ 7 लगी, जो हमारा डाटा है वो सही है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि वो पैरेलल रखना है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है हमारी, पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू पॉजिटिव 6 कहाँ पे है, पूरी इस लाइन पे कहीं पे अभी x की वैल्यू क्या है 0, और y की वैल्यू 6 हमारी कहाँ पे है, ये रही हमारी। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा, इसको मान लिया कि a कोऑर्डिनेट है, पहले नंबर पर किसकी वैल्यू रखेंगे हम, अब शीशा की वो क्या हमारी 0, दूसरे नंबर पर किसकी वैल्यू रखेंगे हम, ऑर्डिनेट की वो क्या हमारी पास 6, कुल मिलाकर दोनों को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 0 और 6। उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट है 7 और 7, क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू 7 है उसके एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, x की वैल्यू है तो y एक्सिस की, और जो y की वैल्यू 7 है तब हम क्या करेंगे, जो 7 है उस पे से पैरेलल लाइन खींचेंगे हम x एक्सिस की। तो जहां पे भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एट द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एच अदर, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा बी कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा हमारा ये 7 और 7। यहाँ पर आप शीशा भी 7 और ऑर्डिनेट भी 7, लेकिन आपको ये लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते क्वेश्चन को। ये हमारा बी पॉइंट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, क्योंकि जो हमारी मैंने कल भी बोला था कि प्रत्येक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक लाइन बनाएगी और उस लाइन के इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन को करेंगे दोनों ही ऑर्डिनेट आए, इसको ऑर्डिनेट आए, कोई और भी हो सकता है, और अगर आप अलग वैल्यूज रखेंगे तो अलग आएगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली वो 110% जो हमारी लाइन आएगी इस पर लाइज करेगी। तो इस दोनों पॉइंट में से हम एक लाइन खींचेंगे और जो लाइन है उसके ऊपर ग्राफिकली जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसकी इक्वेशन लिखेंगे, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है, जो भी चेक करेगा, जो चेकर है, उसको अलग से पता चल जाए कि जो ये लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है। तो कौन सी इक्वेशन की है ये, x - 7y + 42 = 0। तो हमारी जो ये लाइन है ये इस इक्वेशन, किसके बाद जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -2, x की वैल्यू 0 पूरी y एक्सिस पर होती है, -2 y की वैल्यू कहाँ पे होती है, -2। तो एक पॉइंट हमारा आएगा ये पॉइंट A B, ये हमारा पॉइंट A होगा, ये हमारा पॉइंट B होगा, ये हमारा पॉइंट C होगा और ये पॉइंट हमारा D होगा। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और -2, तो ये C पॉइंट हमारा 0 और -2, अब C सा 0 और ऑर्डिनेट -2।
उसके बाद डी देखेंगे हम, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0। तो ये लाइन जाएगी दोनों पॉइंट में से। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारी, x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो जो ये लाइन है इस इक्वेशन की होगी। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा, जो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया था उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और अगर सिर्फ अलजेब्रिकली पूछे हमसे तो आप जो वो इक्वेशन है वहां तक छोड़ेंगे, लेकिन ग्राफिकली पूछे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा और ग्राफ ड्रॉ करके ही दिखाना होगा कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। अगर मैं आपसे पूछूं, कल इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किया था कि जो ये दोनों लाइन है इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, आप बता सकते हैं कि दोनों के सॉल्यूशन है जो वो कितने होंगे। क्या लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही। अगर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारी लाइन है बोथ आर पैरेलल, दोनों क्या हमारी पैरेलल है और पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो हमारी दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया था कि अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अफ्ताब उसकी पुत्री को कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, कि 7 years ago, सबसे पहले अफ्ताब आया, उसकी डॉटर आई। अफ्ताब की जो आयु थी वो क्या लेट की हमने x, और जो उसकी पुत्री थी उसकी जो आयु थी वो क्या लेट की हमने y। और क्या बात कर रहा था कि 7 साल पहले, तो दोनों 7 साल पहले की बात कर रहा था, दोनों साइड 7 माइनस किया। उसके बाद क्या करना है, जो छोटा हो उस साइड हमने मल्टीप्लाई करनी थी। क्या बोला था कि ना 7 टाइम्स था, तो 7 की मल्टीप्लाई की। जो इसकी प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारी ये इक्वेशन आई थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। उसके बाद क्या बोला था, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो x प्लस 3, क्योंकि आज ये 30 का है तो 3 साल बाद 33 का होगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। और जो उसकी डॉटर थी उसकी भी आज आयु y है तो 3 साल बाद y प्लस 3 होगी। और इक्वल करने के लिए क्या बोला है कि अफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, आई विल बी 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3। उसके बाद जो यहाँ से क्या इक्वेशन आई थी हमारी ये, उसके बाद जो हमने बिल्कुल स्लो किया था वो क्या था, इनका ग्राफिकल जो टेबल क्रिएट की थी, जो कोऑर्डिनेट निकाले थे वो कैसे निकाले थे वो। उसके बाद टेबल करने के बाद जो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया था, तो इसमें सॉल्यूशन के लिए उसने नहीं बोला, सॉल्यूशन के लिए नहीं बोला तो सॉल्यूशन आपने निकालना भी नहीं है। लेकिन अगर बोल दे कि इसका सॉल्यूशन निकालें तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि जो ग्राफ हमने रिप्रेजेंटेशन किया है तो ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो दोनों लाइन है वो क्या हमारी पैरेलल हैं। और अगर हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई आयु नहीं होगी अफ्ताब की कि वो 7 साल पहले उसका 7 टाइम्स हो और 3 साल बाद उसका 3 टाइम्स रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा था। तो मैं देखता हूँ आपको जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में साथ साथ लिख सकते हैं और हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। क्या है, स्मार्ट मैथ्स थोड़ा स्लो नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करने के नीचे से सेकंड कमेंट। ये एक कमेंट हमारा स्मार्ट मैथ का, सर 7 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड होगा ना, तो वो लेफ्ट साइड क्यों नहीं हुआ, वो जो मल्टीप्लाई है वो उस साइड होगा जिस साइड हमारा छोटा है। लेफ्ट और राइट डज नॉट मैटर, लेफ्ट और साइड यह कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं उसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, y माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, कि जो y में से 7 अगर लेस करें, ये क्या था हमारा अफ्ताब 7 साल पहले की बात थी ना, ये अब बाद की बात थी हमारी।
7 years ago, 7 साल पहले की बात थी, तो माइनस किया दोनों साइड, मल्टीप्लाई उस साइड होगा जिस साइड आपका छोटा है। अब देखें यहां पर क्या है, डॉटर, यहां पर क्या फादर, तो मल्टीप्लाई अब छोटे की साइड कीजिए। हेयर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डज नॉट मैटर, छोटी उसकी डॉटर है तो जो डॉटर की साइड आएगा हमारा 7 टाइम्स। और अगर आप करना चाहें एक्स वाली साइड, तो यहां से मल्टीप्लाई हटाकर आप क्या करें, बड़े के साइड डिवाइड करें, यहां पे डिवाइड करें। तो उम्मीद करूंगा आप ये समझे होंगे। अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्वेश्चन ही मत उठाएं, आप ये ध्यान रखें कि छोटा किस साइड है, छोटे की साइड हमारा है जो वो मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम उसी चीज को करें बड़े की साइड तो हमारा वो डिवाइड होगा। अब देखते हैं हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो, तो इसमें क्या कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथ साथ में। तो हम देखते हैं हमारा 2 क्वेश्चन है जो, इसमें क्या बोलता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। इसमें क्या कहता है कि जो कोच है क्रिकेट टीम का वो बैट्स खरीदता है। तो 2 चीजें हमारे पास यहाँ पे आई है, बैट्स एंड बॉल्स। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में 2 चीजें ढूंढनी, एक बैट है एक बॉल है, और किसकी बात हो रही है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें किसकी बात हो रही थी, एज की, और इसमें किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की। तो क्या लेट करेंगे हम, कॉस्ट बैट की और बॉल की। तो लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने लेट की है, ना कि सारों की। एक बैट की कॉस्ट क्या होगी हमारी, और जो कॉस्ट है जब आप एज लेट करेंगे तो उसके पीछे लिखे ईयर्स, जब आप लेट करें कॉस्ट तो उसके पीछे लिखे रुपीज, और जब आप लेट करें कोई भी चीज हो, मान लिया आप स्पीड को लेट कर रहे हैं तो अब स्पीड क्या होगी हमारी, किलोमीटर पर आवर। मान लिया यहाँ पे स्पीड ऑफ कार होती तो हम उसको क्या लिखते, x किलोमीटर पर हार। और लेकिन अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, बैट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट हमेशा किस चीज में होगी हमारी, रुपीज में होगी। तो बैट की कॉस्ट क्या मान लिया हमने, जो रुपीज x है वो, और उसके बाद क्या हमारी बॉल, तो लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, अब 1 और जरूर लिखें, तो वो क्या होगी हमारी ₹y। उसके बाद जो हमारा पहला काम है कॉस्ट को लेट करना, या जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको लेट करना, तो वो हो गया। सेकंड चीज क्या होगा हमारा, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना डाटा की। तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा एक बैट है उसकी कॉस्ट 10 रुपये है, उसकी कॉस्ट क्या है 10 रुपये, और आप 3 बैट लेके आए तो आप कितने रुपए के लेके आएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के लेके आएंगे आप 30 के। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी, एक ही x है और 3 की क्या होगी हमारी 3x। तो 3 बैट लिए हैं उसकी कॉस्ट क्या हमारी, उसके बाद आप वर्ड मेंशन करेंगे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो वो क्या आएगा हमारा पर्सन अनुसार, पर्सन के अनुसार। तो जो बैट की कॉस्ट है वो क्या होगी हमारी 3x। उसके बाद क्या कहता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल, एक बॉल की हमारी जो कॉस्ट है वो y है। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉल की कॉस्ट 5 रुपए है और आप 6 बॉल लेके आए तो कितने की आएंगे हमारी 30 रुपीज की आएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हमारा वेरिएबल के रूप में कि उसकी कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी हमारी 6y। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू वट, कुछ रुपए उसने बैठ के दिए, कुछ रुपए उसने बॉल्स के दिए, और टोटल रुपए उसने कितने दिए 3900, मतलब 3900 रुपए, 3900 रुपीज उसने टोटल है जो वो दिए। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे तो शायद ये आसान ही पड़ेगा। तो ये कहां तक हो गया हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डाटा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसको और हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद क्या कहता है कि लेटर सी बायज अनदर बैट, मतलब उसके बाद उसने एक बैट और खरीदा, एक बैट की कॉस्ट क्या है x, मतलब कुछ रुपए वो बैठ के देगा और कुछ रुपए बॉल के। और बॉल कितनी खरीदी उसने 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल और खरीदी,
यानी कि पहले वाली से 3 ज़्यादा, सिर्फ 3 मोर। उसके लिए तो मोर ही है क्योंकि इसके पास 6y तो पहले ही थी, सॉरी जो 6 है वो पहले ही थी, और 3 और खरीद ली। तो अब 9 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे 3 ही लिखेंगे क्योंकि जो 3 की कॉस्ट है वो पहले ही है, वो दे चुका है। इज इक्वल टू वट, कितने रुपए उसने दिए हैं? 1300 रुपये। तो कुछ रुपए बैठ के दिए सेकंड केस में और कुछ रुपए उसने बोल के दिए, तो कुल मिलाकर कितने रुपए दिए उसने? 1300। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर क्वेश्चन में सिर्फ अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तक होता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारा बाकी है। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए तो 2 कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें जो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो जरूरी होते हैं। तो यहाँ क्या होगी हमारी? टेबल फॉर इक्वेशन 1, टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए टेबल। उसके बाद जो यहाँ पे बनाएंगे हम टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो टेबल 1 के लिए क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए हमें? 2 ही काफी हैं, एक x और एक y। यहाँ पे भी उसके बाद आप वैल्यूज रखेंगे। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने वैल्यूज पुट की, उसके बाद निकाले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मान लिया कि हम x की जगह पर 0 रखें, तो ये क्या होगा हमारा? 3। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 0। इस क्वेश्चन में और हम निकाल देते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप खुद करेंगे, प्लस 6 इंटू वाई। ये तो एज इट इज रहेगा हमारा, इज इक्वल टू 3900। तो 3 इंटू 0 क्या होगा हमारा? खत्म होगा, ये तो 0 है क्योंकि मल्टीप्लाई में 6y, और 6 उस साइड जाके क्या होगा? डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 3900। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे चलो रख ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 6 आएगा डिवाइड में, तो उसके बाद अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 जा 36 और 3 बचेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा? 30। तो 5 पे चलेगा, उसके बाद 0। अगर x की जगह पर 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 650। और वैल्यूज ट्राई करते हैं हम। मान लिया आप किसकी जगह पुट करें? y की जगह 0 रखें, y की जगह क्या रखें? 0। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होगा हमारा? खत्म होगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर y की जगह मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 6 इंटू 0। तो ये क्या होगा हमारा? अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 प्लस में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमारे पास बचेगी यहाँ पर 6y की जगह, y की जगह पर 0 रखने पर। उसके बाद 3x इज इक्वल टू 3900 बचेगा, और जो 3 है वहाँ पे जाके क्या होगा? डिवाइड में होगा। तो ये 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0। तो इसके जगह 0 रखने के बाद x की जगह क्या है हमारे पास? 1300। तो यहाँ पे क्या था हमारा? इसको इरेज कर देते हैं ताकि कहीं पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको ही भूल जाएंगे। ये क्या था हमारा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो ये बन गई हमारी टेबल फॉर द इक्वेशन 1। इसके बाद हम टेबल देखते हैं फॉर द इक्वेशन सेकंड। अगर हम x की जगह पर 0 रखें, आप खुद सोचेंगे यहाँ पर x की जगह पर क्या रखें? 0। तो क्या होगा? ये खत्म होगा, और जो 3 है वो 13 के डिवाइड में चला जाएगा। जो 1300 है उसके नीचे, 1300 के नीचे। और आपको जैसे कि इससे 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 0 रखने का कोई फायदा ही नहीं है, वो आप खुद रखेंगे। अगर आप पॉइंटों में निकालते हैं तो ग्राफ में आप पॉइंटों में दिखा दें तो क्वेश्चन तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉइंटों में ना जाए और वैसी वैल्यूज आए जो इनके आसपास हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा ग्राफ बनेगा, और जो गलती की हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो कम होती जाएंगी। तो और कुछ वैल्यूज रखते हैं। मान लिया मैं एक्स की जगह पे 100 रखूँ, एक्स की जगह पे क्या रखूँ? 100। तो इस साइड प्लस का है, वहाँ पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। और 1300 में से हम 100 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1200, और 1200 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो एक्स की जगह पर क्या रखते हैं हम? 100। पुट x इज इक्वल टू 100। एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम? 100। तो 100 है, वहाँ पे जाके क्या होगा? माइनस में। तो वहाँ पे क्या बचेगा हमारा? x की जगह पर 100 चलो रख ही लेते हैं, प्लस 3y इज इक्वल टू 1300।
तो जो 100 है उस साइड जाके माइनस में होगा, तो 3y इज इक्वल टू 1300 में से अगर हम 100 को लेस करें तो क्या बचेगा हमारे पास 1200, और y बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 को हम उस साइड डिवाइड में लेके जाएंगे, और जब 1200 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 400। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, x की जगह पर क्या रखा मैंने 100, और जो y है वहाँ पे क्या बचेगा हमारा, जो है y की वैल्यू आई वो क्या आई हमारी 400। उसके बाद और आप वैल्यूज ट्राई करना, अगर हम y की जगह पर 0 रखते तो पूरा का पूरा पोर्शन खत्म होगा, और खत्म होगा तो x की वैल्यू 1300। तो क्या था, y की जगह पर क्या रखते हैं हम 0, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1300, और ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे भी है, ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर अलग अलग टेबल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसी टेबल में पहले अपने वैल्यूज ये रखी, अगर आप x की जगह 1300 रखोगे तो 0 ही आएगा। ऐसा नहीं करना, एक टेबल में हमारी जो वैल्यूज है वो सेम नहीं होनी चाहिए। दो इक्वेशन में हमारी बेशक आ जाए तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक टेबल में नहीं करनी है दोनों। और अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो है इस इक्वेशन का, इनका तो है, लेकिन सॉल्यूशन हमने इसमें नहीं करना। जो सॉल्यूशन वाली बातें हमारी जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 होगी उसमें काम आएंगी। तो इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट लाइन हमारी है वो जो होगी। तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बातें हमें तब पता चलेगी। हम इसको इरेज कर देते हैं, और जो इक्वेशन हमारी उसको हम नीचे लिखते हैं 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, क्योंकि जो ये हमारी पहली इक्वेशन है इसको भी हम साफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जो इसका ग्राफ होगा, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा x + 3y इज इक्वल टू 1300, इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बहुत कम है। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हमारा सिमिलर होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी प्रकार, लेकिन ये ग्राफ और हम बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा थोड़ा जो था बहुत है, जो डाटा जो हमारे कोऑर्डिनेट थे वो बिल्कुल 7 से छोटे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे 1300 तक है जो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन थी, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारी x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस। तो जैसा कि स्पेस कम है तो वैसा ही हम इनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेंगे, और उसके बाद है जो अंदाज़ा लगाएंगे कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम यहाँ पे ग्राफ बना के नहीं बता सकते, एग्जैक्ट तो जब आपके पास जो ग्राफ पेज होगा उस पर आप बता सकेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, जो आपको सबसे ज़्यादा बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 1300, 1300 से बड़ा कोई नहीं है। तो आप इस तरह लिखें कि यहाँ पर यहाँ तक आपका जो 1300 आ जाए, तो हम क्या लिख लेते हैं, हम 300 300 का गैप दे लेते हैं। सबसे पहले मान लिया 300, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, फिर 1500। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 300, 600, फिर 900, फिर 1200, फिर 1500। जब आप ये क्वेश्चन करें आप क्या करना, आप 100 का गैप रखना, जो इंटरवल है वो सिर्फ 100 का रखें। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं 300 का कर रहा हूँ, आप 100 का ही करना जब आप क्वेश्चन करें, या ज़्यादा से ज़्यादा 200 का कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 300, माइनस के 600, नेगेटिव तो हमारा कोई है ही नहीं, तो जो कोई ज़रूरी भी नहीं है नेगेटिव खींचना, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो जो हमारी सिर्फ सारी की सारी जो लाइन है, जो सारे के सारे पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो हम क्यों जाएं सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों जाएं। तो जो हमारा ए पॉइंट है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 0 पूरे जो y एक्सिस पे होती है, और तो y की वैल्यू 650 कहाँ पे होगी, 600 से थोड़ा ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर ही होगी। तो मान लिया जो हमारा पॉइंट है जो 650 है वो यहाँ पे आएगा, ये हमारा ए पॉइंट होगा। अब सीसा 0, ऑर्डिनेट 650, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और 650। जो सेकंड है वो x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, 1200 से थोड़ा आगे होगा 1300, और वैल्यू 0 तो यहाँ पे होती है हमारी। तो जो ये हमारा बी पॉइंट आएगा 0 और 1300। इसके बाद आप दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे कि जो ये लाइन है कौन सी इक्वेशन की है,
कौन सी इक्वेशन की है ये? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। उसके बाद जो हमारा सी पॉइंट है, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 100 कहाँ पे होगी? x की वैल्यू 100 यहाँ पे होगी, क्योंकि 100 200 फिर 300, तो 1/3 होगा इसका, इस लाइन इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी। तो ये क्या है कि हमारी 100 और y की वैल्यू 400, तो ये 100 और y की वैल्यू 400 हमारी यहाँ पे होगी। तो ये पॉइंट है हमारा पहला जो सी पॉइंट है वो ये होगा, क्योंकि जब आप 100 का बीचा देंगे तो आपके पास ये जो दिक्कत है वो नहीं आएगी कि जो आप पॉइंट भी ना दिखा पाए, क्योंकि 100 का गैप जब आप लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा और आप जो भी पॉइंट मेंशन करोगे वो अलग से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो गैप है 300 का लिया है, जो जगह है वो काफ़ी कम है। तो हमारा सी पॉइंट होगा, सी के कोऑर्डिनेट क्या हमारे 100 और 400। जो सेकंड है वो सेम है हमारा जो इसमें भी था, तो सेकंड पॉइंट यही होगा हमारा। तो जो ये लाइन है कुछ इस तरह से जाएगी, जो ये डी पॉइंट है वो यही होगा। तो उसके बाद ये कौन सी लाइन है हमारी? इंटरसेक्टिंग, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1300, मतलब जो बैट है वो उसने शायद लिए नहीं होगे, या जो x की वैल्यू है वो 0 आएगी और जो y की वैल्यू 1300 आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताना कि जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है डाटा की। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी वो यहाँ तक हमारी खत्म होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या साथ साथ आप लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को। तो अभी तक तो शायद कोई है नहीं डाउट किसी का, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा बचता है, टाइम भी हमारे पास 10 मिनट है। इस क्वेश्चन में हाँ जी आप बिल्कुल 3 कॉमन ले सकते हैं और छोटा होगा। अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो सेम आएंगे आपके जो पॉइंट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आए तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 2y आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये मैंने शायद जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई, तो आप ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तब भी ठीक है, जो वैल्यूज है थोड़ी छोटी आएगी, और अगर कॉमन नहीं लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे मेरा ध्यान ही नहीं गया कॉमन लेने पर, अगर कॉमन लेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, इस साइड तो आएगा 1300, क्योंकि 2 3 वहां से डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर x प्लस 2y आएगा। जो कॉमन है बिल्कुल ले सकते हैं आप। तब इसके लिए टेबल बनाओगे, जो ये पॉइंट है इस टेबल, जो इस इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन आएगी, इसको भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तब भी इक्वेशन जो हमारे पॉइंट है सेटिस्फाई करेंगे। कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप x की जगह पर 0 रखोगे, बिल्कुल रखोगे, क्योंकि सबसे पहले हम 0 रखते हैं, उसके बाद y की फिर से 150 आएगी। तो कॉमन ले सकते हैं, कैलकुलेशन इजी होगी, वो आप पे डिपेंड करेगा आप लो या ना लो, लेकिन नहीं लोगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो कॉमन आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब तक के लिए हम जो हमारा उसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो ग्राफ है जो उसका वो आप खुद बनाएंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम बिल्कुल फर्स्ट लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों पर हम लगभग 52 मिनट लगा चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो भी अभी तक हमने सीखा है सीधा डायरेक्टली करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास एप्पल्स हैं और ग्रेप्स हैं, तो 2 चीज़ हैं, और किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की। तो क्या लेट करोगे आप, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। एप्पल की कॉस्ट क्या मानोगे आप, ₹X पर किलोज। उसके बाद ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स की भी कॉस्ट क्या मानोगे, ₹Y पर किलोज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसकी इक्वेशन बनाओगे। सबसे पहले क्या है बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। अगर मैं आपको कहूँ बोलूँ कि जो 1 किलो एप्पल है वो 10 रुपये के हैं,
दो कितने के आएंगे 20 के, तो क्या होगा 2 टाइम्स होगा। अगर एक की कॉस्ट x है तो 2 की क्या होगी हमारी 2x। उसके बाद और ग्रेप्स कितने लिए उसने 1 किलो, तो 1 किलो की कीमत क्या है y रुपीज, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा y। तो आगे क्या कहता है, ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160, तो किसी दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत 160 रुपए थी। मतलब दोनों की मिलाकर, सिर्फ एक की नहीं दोनों की मिलाकर, तो दोनों की मिलाकर है तो हम क्या करेंगे प्लस, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 से टेबल आप खुद बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन क्या होगी। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं बोला ही नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 4 kg एप्पल है तो क्या होगा हमारा 4x, और ग्रेप्स कितने हमारे 2 kg, तो 2y, क्योंकि 1 किलो की अगर कॉस्ट x है तो 4 की 4x, 1 किलो की कॉस्ट y है तो 2 की 2y, और दोनों की मिलाकर कितनी थी 600 रुपीज, 600 नहीं 300 है, तो क्या आएगा हमारा 300। इसके बाद अगर आप जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेकर तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x, यहाँ पे y इज इक्वल टू 150, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है पैरेलल लाइंस, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो थर्ड केस है, मैंने कल इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है जब हम मकरा बनाएंगे तो अलग अलग हो गए, तो कोइंसिडेंट लाइन हमारी जो यहाँ पे आएंगी, मतलब दोनों लाइनें इस क्वेश्चन के ग्राफ में बिल्कुल दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, हमें सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी, होंगी वो 2 लेकिन दिखाई देंगी सिर्फ एक ही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गई है, और जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसको हम कल 12 बजे ही करेंगे। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं। या कोई भी मैथमेटिकली डाउट, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डाउट है वो इसी चैप्टर की हो, कोई भी चैप्टर की, जो 10th क्लास है, +1 है, +2 कोई भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको साथ साथ शेयर कीजिएगा, और हम हर रोज़ 12 बजे जो हमारा PM है लाइव आते रहेंगे, और जो 10th क्लास का मैथ है उसको कंटिन्यूसली रखेंगे। 3.2 एक्सरसाइज है वो कल करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, क्योंकि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही निकालने हैं, उसमें सिर्फ 2-3 बातें हो रहे हैं कि A1/A2 कैसे ही हम इक्वेशन को देखते ही बता देंगे कि ये लाइन है जो कौन सी है, पैरेलल लाइन्स है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंस लाइन है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका डाउट है तो आप हमारे साथ, जो हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा 1985 है जिसके पीछे, आप उस पर हमारे साथ भेज दीजिएगा आपका जो भी डाउट है। अगर डाउट ऐसा होगा कि सिर्फ ऐसे ही सोल्व होगा तो वो ठीक है, अगर ऐसा होगा अगर उसकी वीडियो बनानी तो हम वीडियो बना देंगे उसकी, तो आप वो शेयर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा। और 8th चैप्टर की वीडियो आप जो 10th क्लास है, अगर आपकी 10th की ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम है तो 8th क्लास की वीडियो, सॉरी 8th क्लास नहीं 8th चैप्टर का पूरा सोल्यूशन हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा पेज है कम्युनिटी टैब में उसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिएगा, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें भी जो हमारी लाइव क्लासेस है उनको शेयर कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के डाउट हैं जो आपके वो ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये चैप्टर बहुत ईजी है और हम इनको बिल्कुल ऐसे इजी बनाकर ही करेंगे। आपको ऐसा कोई भी डाउट हम क्रिएट ही नहीं होने देंगे कि आपको क्वेश्चन में लगे कि ये बात है जो वो बच गई हमारी, एक भी बात आपकी नहीं बचेगी क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी से करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे कि आप जो क्वेश्चन है वो खुद क्रिएट कर सके अपने। और जो ये चैप्टर हमारा ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें से पक्का आता है, और 1 या 2 ऑप्शन टाइप भी इसमें से आते हैं। जो ऑप्शन टाइप होंगे वो कल हम जो हमारा स्टार्टिंग बिल्कुल लाइव सेशन जब शुरू होगा तभी डिस्कस करेंगे उनको। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही।
अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा जो चैनल है अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।